हाय गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। सो वेरी गुड मॉर्निंग। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि यूपीएसआई की जो वैकेंसीज आई हुई थी या फिर एएसआई की जो वैकेंसीज आई हुई थी उसके लिए कुछ अलग से स्टार्ट होगा। काफ़ी टाइम से मैंने ये चीज़ बोली हुई थी बट शेड्यूल नहीं हो पा रहा था, है ना। तो अब से आपके लिए जो सेक्शन स्टार्ट होने जा रहा है वो आपका यूपीएसआई एंड आपका जो एएसआई का नोटिफिकेशन आया था उसके बेसिस पे रहेगा। सेकेंडली, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स के दिमाग में ये थॉट आएगा कि मैम व्हाट अबाउट बिहार, व्हाट अबाउट अदर स्टेट्स। तो ये ध्यान रखना कि ये जो पर्टिकुलर सेशन होने वाला है ये आपके हर एक एग्जाम को भी कवर करता हुआ चलेगा, क्योंकि वही मेरा पुराना वाला एक स्टेटमेंट, क्या GS, GK एंड करेंट अफेयर्स रिमेन्स द सेम फॉर ऑल द एग्जामिनेशंस। ये हर एग्जाम के लिए एक जैसी होती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। क्या चेंज होता है? ओनली क्वेश्चन का लेवल चेंज होता है। तो वो चीज़ें हम आपको ऑलरेडी बताते जाएंगे, ठीक है। बट द थिंग इज कि आज से जो हमारी ये सीरीज स्टार्ट हो रही है तो किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले ज़रूरी होता है प्रीवियस ईयर पेपर। तो आज का क्लास और कल का क्लास दोनों आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर होंगे। 2017 का पेपर सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट ईयर का जो पेपर होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो जरा शुरुआत करेंगे यहाँ पे। बट इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि आपका जो मैपिंग का क्लास होता है, ये मैपिंग का क्लास आपका कितने बजे होता है? 4:30 बजे होता है शाम में। अच्छा, एक चीज़ और मैम, दिस इज़ यूपीएसआई एंड व्हाट अबाउट अदर क्लासेस, बाकी भी तो क्लासेस होते हैं ना। तो यहाँ पर इस क्लास के अलावा ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो करेंट अफेयर्स का सिनारियो है वो क्लास का समय गोला मट्टी का ना, एक बार फिर से बोल रहे हैं क्योंकि दिस क्लास विल बी वेरी यूजफुल। क्योंकि यहाँ से देखो, सबसे पहली चीज़ है आपको न्यूज़ की एनालिसिस मिल जाती है प्रॉपरली, यानी कि न्यूज़ में क्या चीज़ है, क्यों है और इन फ्यूचर उसका क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं या फिर उसका क्या कंक्लूजन होगा विद स्टैटिक जी के मैपिंग एंड एवरीथिंग। बट इसके अलावा जो आपके स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं, एक क्लास आपका 10:30 बजे होता है, दूसरा क्लास आपका दोपहर में 2 बजे। 10:30 का जो क्लास है उसमें स्टैटिक जी के आपकी टॉपिक वाइज चल रही है। तो अगर पढ़ने की इच्छा हो तो मोस्ट वेलकम टू द क्लास। दोनों क्लासेस आपके अनअकैडमी पे होते हैं और ये तीसरी बार पढ़ाने जा रहे हैं। मैंने तो सोचा था इसका नाम रखेंगे स्टैटिक जीके 3.0, बट मैंने कहा छोड़ो, कोई बात नहीं, चलता है। ओके चलो, अच्छा तो करते हैं यहाँ से सवालों का सिलसिला शुरू और देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या आए थे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा। ओके, पहला सवाल, व्हाट आर द 3 पिलर्स ऑफ प्रोडक्शन। सबसे पहला सवाल इकोनॉमिक्स से आता हुआ। अब देखो, इकोनॉमिक्स के अंदर जब आप डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर पढ़ते हो तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको पता होना चाहिए डिमांड का सप्लाई से क्या लेना देना है। अब फॉर एग्जांपल आप ये सोचिए कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस 10 रुपये, ठीक है, आज के टाइम पे 10 रुपये, बट इन फ्यूचर इसी का जो प्राइस है वो 5 रुपये हो जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसकी जो डिमांड है वो मार्केट में क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाती है। लेकिन यहीं पर अगर इसका जो प्राइस है वो 20 रुपये हो गया तो मार्केट में इसकी जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पर आपको एक शब्द देखने को मिलता है, दैट इज प्रोडक्शन। सेकेंडली, डिमांड एंड सप्लाई चैप्टर के अंदर आपको एक टर्म और मिलता है, दैट इज प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि कोई भी अगर सामान है, कोई भी अगर वस्तु है तो उसका प्राइस क्या होगा, उसका दाम क्या होगा, उसके ऊपर यहाँ पे चीज़ें इफेक्ट करती हैं। अच्छा, अब कहा जा रहा है कि अगर किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करना है तो क्या चीज़ें होंगी? सिंपल सी बात है, अगर कोई भी आपको लाइक फैक्ट्री बनवानी है ना, तो फैक्ट्री बनवाने के लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको लैंड चाहिए। लैंड नहीं होगा तो काम आगे नहीं बढ़ेगा। लैंड अगर मिल जाता है तो उसके लिए आपके पास में लेबर होना चाहिए, काम कौन करेगा? और इन सब चीज़ों को कराने के लिए पैसा भी तो होने का मांगता है ना। तो यहाँ पे 3 चीज़ें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं प्रोडक्शन के लिए वो हो जाएंगी यहाँ पे लैंड, लेबर एंड कैपिटल। जब भी आप डिमांड सप्लाई चैप्टर पढ़ोगे तो वहाँ पे आपसे ये तीनों के तीनों शब्द बहुत ही ज़्यादा, आप ऐसे समझ लो, हर जगह पे आपको घूम फिर के मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और इसके साथ में ये ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक्स के अंदर आपसे लॉरेंस कर्व पूछा जा सकता है। लॉरेंस कर्व के अलावा गिनी कोफिशिएंट पूछा जाएगा या फिर फिलिप कर्व के बारे में पूछा जा सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फिलिप कर्व, ये इन्फ्लेशन के बारे में बताता है, यानी कि महंगाई के बारे में बात करेगा। लॉरेंस कर्व है या फिर गिनी कोफिशिएंट, ये दोनों के दोनों आपको पॉवर्टी के बारे में बताएंगे। तो एक बार से इन टॉपिक्स को पढ़ जरूर लीजिएगा। बट आपको मालूम ही है परसों से आपके टॉपिक वाइज चीज़ें स्टार्ट हो ही जाएंगी, तो पढ़ाएंगे तो हम भी। ओके, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज द पार्ट ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का कौन सा हिस्सा है? अब भाई पहले तो ये बताओ कि कितनी लिस्ट होती हैं।
है ना, 3 होती हैं। पहली हो गई यूनियन, दूसरी हो गई स्टेट, तीसरी हो गई कंकरेंट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला पॉइंट, समवर्ती सूची जो है इसको इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब यहाँ पर टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं और यहाँ पे कितने सब्जेक्ट हैं? बहुत ही रेयर केस में ये सवाल बनता है, बट ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है। कितनी लिस्ट होती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब यहाँ पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि कंकरेंट लिस्ट के अंदर आएगी। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी चीज़ को हम कंकरेंट लिस्ट के अंदर रखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। तो कंकरेंट लिस्ट के अंदर अगर किसी चीज़ को रखा जाता है, इसका मतलब है कि इसके ऊपर जो लॉ बनाएगा वो पार्लियामेंट भी बना सकता है और पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, सोचो, गिव इट अ थॉट, क्या आंसर होगा? सिंपल है, आंसर बनेगा रिमूवल ऑफ प्रिजनर फ्रॉम वन स्टेट टू दी अनदर स्टेट। ये तो हो नहीं सकता था, ऑब्वियस सी बात है कि ये सारी चीज़ें आएंगी किसके पास में? आरबीआई के पास में, तो ये चला जाएगा यूनियन में, कैंसिल हो गया। पिलग्रिम, आपको पता है कि रिलीजन का पार्ट बनेगा। रिलीजन के ऊपर लॉ बनाने का जो राइट है वो स्टेट के पास भी होता है, बट फिर भी उसको अप्रूवल चाहिए होता है। तो यानी कि ये यूनियन इसके ऊपर काम करेगा, एक्चुअल में ये रेजिडुअरी पावर के अंदर आएगा। आखिरी लिखा हुआ है लाइट हाउसेस, कोई लेना देना ही नहीं है, कोई टॉपिक ही नहीं है ये तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर किसी भी प्रिजनर को एक से दूसरे स्टेट में भेजना है तो दिस विल बी यूज्ड। अगला सवाल, विच एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज नोन फॉर परसुइंग द PIL including disqualification of the convicted representatives as the parliamentaries, stopping conversion for बाइगेमी एक्सेट्रा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे कौन से एडवोकेट थे जिनको इस चीज़ के लिए जाना जाता था। किस चीज़ के लिए? PIL के लिए। कई बार सवाल पूछा जाता है कि ये जो PIL का कॉन्सेप्ट है ये हमारी कंट्री में कहाँ से आया? तो ये कॉन्सेप्ट हमारी कंट्री के अंदर ब्रिटेन से आया। और इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा? तो इसका राइट आंसर बनेगा यहाँ पे लिली थॉमस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। अगला सवाल, इंडियन नेशनल आर्मी, सभी लोग जानते हैं इनके बारे में। हु इज credited with being the music composer of the national anthem and also the Indian National Army marching song कदम कदम बढ़ाए जा। सवाल में आपसे पूछा गया था कि इसके म्यूजिक कंपोजर का नाम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अभी टोक्यो ओलंपिक्स हुए, अब टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर आपने देखा होगा मोटिवेशनल सॉन्ग आया। अब उस मोटिवेशनल सॉन्ग को किसने गाया, किसने म्यूजिक दी, तो ये सब भी आपसे करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव पे पूछा जा सकता है। तो इसके लिए तैयार रहिएगा कि AR रहमान का नाम कहाँ आएगा, मोहित चौहान का नाम कहाँ पे आएगा, एंड बाकी लोगों के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? राम सिंह ठाकुरी। अगला, The industrial organization suggests that firms engage in foreign direct investment because, पहले तो ये पता होना चाहिए FDI क्या होता है। FDI का सीधा सा मतलब है जब भी कोई बाहर की कंपनी इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करती है और कोई भी इंडिया की कंपनी अगर उसके अंदर 10% शेयर्स ले लेती है तो उसे हम क्या बोलेंगे? दिस इज FDI। ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि अगर कोई भी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, तो यहाँ पर ये किस चीज़ को बताता है या फिर ऐसा क्यों किया जाता है? तो सिंपल सी बात है कि FDI इसलिए होता है ताकि हमारे देश के अंदर जिन चीज़ों का उत्पादन किया जा रहा है, जिन चीज़ों को हमारे देश के अंदर प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसको क्या किया जाए? निर्यात किया जाए, उसको एक्सपोर्ट किया जाए। तो सिंपल सी बात है यहाँ पे क्या? सिंपल इन्विटेशन। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर एडिडास है, नाइकी है, या फिर आप देख लीजिए वैन हुएसान है, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं, ये कुछ ऐसी ब्रांड्स हैं जो हमारे देश की नहीं है, बट देन टू ये हमारी कंट्री के अंदर काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे देश के अंदर एक तरीके से FDI के रूप में काम कर रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब वही अपने लोगों का प्यारा पुराना गोलू है ना, USA में रहता था, खूब पैसा कमा लिया इसने, है ना, और पैसा कमाने के बाद में इसने सोचा चलो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे? जहाँ पे एक अच्छा एनवायरनमेंट होगा उसी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट होगा। तो ये क्या करेगा? इंडिया के अंदर आके इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट विल बी कंसिडर्ड एज FDI। अगला, इंडियन पुलिस सर्विसेज IPS यूजेज इनिशिया ऑन इट शोल्डर फ्लैशेस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग्स द इनिशिया फॉर द सीनियर IPS ऑफिसर्स। इसमें से देखो, आपने देखा होगा ना बहुत सारे स्टार्स वगैरह होते,
पोस्ट के हिसाब से जो स्टार्स होते हैं वो चेंज होते जाते हैं, कहीं पे 2, कहीं पे 3, कहीं पे 4, इस तरीके से चेंज होता है। आपसे पूछा जा रहा है आईपीएस के बारे में, नॉट लिखा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब यहाँ पे नॉट की बात आ जाएगी तो अशोक चक्र, ये ध्यान रखना कि इसका आंसर क्या है, अशोक चक्र, क्योंकि सवाल के अंदर नॉट पूछा गया है। यूजुअली क्या होता है कि जब आप लोग आंसर करते हो ना, नॉट ऐसे फ्लैश की तरीके से निकल जाता है, दिखता ही नहीं है कि नॉट जैसा भी कुछ लिखा हुआ था। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे सवाल में नॉट लिखा है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। अच्छा, इंटरनेट प्रोटोकॉल से याद आया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ध्यान रखना माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट का इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद होने जा रहा है 2022 में। क्वेश्चन आपसे पुट ऑन होगा करंट अफेयर्स के अंदर। हाँ जी, आंसर करके बताइए, इसका आंसर क्या बनेगा, टीसीपी। गनीमत है टीसीपी लिखा हुआ है, टीसीएस नहीं लिखा हुआ है, वरना अभी तुम लोग के दिमाग में रेलवे आ जाता तुरंत से। अगला सवाल, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंबर ऑफ द स्ट्रैटेजिक पॉलिसी ग्रुप ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। इसमें से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर कौन होता है? सबसे पहले फॉरेन सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, चेयरपर्सन ऑफ सीबीडीटी। अच्छा, एक सेकेंड, सीबीडीटी के चेयरपर्सन अभी रिसेंटली कौन अपॉइंट किए गए हैं 3 सालों के लिए? कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करिएगा। नेक्स्ट, इसका आंसर ऑल ऑफ द अबव। जितने भी ये मेंबर आपको नजर आ रहे हैं, सारे के सारे जो होते हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं, क्योंकि दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बॉडी। ये देखो, हलवा टाइप का सवाल आता हुआ, नहीं अभी गणेश उत्सव चल रहा है तो मोदक टाइप का सवाल आता हुआ। हाँ जी, कार्डेमम हिल्स बताना पड़ेगा, मतलब अब ये टाइम आ गया। देखो ये तो है नहीं पता है तो सीधे एलिमिनेट मारो, ये तो है नहीं, ये हो नहीं सकता, बचे 2, ये या ये। यार ये कैसे हो सकता है? लॉजिकल बात, दिमाग में अगर थोड़ी बहुत में मैपिंग घूम रही है तो यहाँ से आंसर निकल आएगा। अरावली जो है वो इंडिया की सबसे पुरानी श्रेणी है, सबसे पुरानी रेंज है। पीर पंजल की बात करोगे तो ये जम्मू कश्मीर के एरिया में। बचा ईस्टर्न घाट एंड द वेस्टर्न घाट, सिंपल है यार, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, यहाँ पे नीलगिरी मिलेगा, नीलगिरी के जस्ट नीचे आपको अन्नामलाई की पहाड़ियों के जस्ट नीचे आपको कार्डेमम हिल्स की लोकेशन देखने को मिलती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट विल बी द राइट आंसर। इसकी हाईएस्ट पीक क्या है? इसकी हाईएस्ट पीक आंसर हो जाएगा अनायमुदी। और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, कई बार सवाल में आपसे पूछा जाता है कि महाराष्ट्र का हाईएस्ट पीक कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा कलसूबाई। क्यों, ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर आपको एक रेंज देखने को मिलती है जिसका नाम है हरिश्चंद्र रेंज, और उसी की हाईएस्ट पीक कौन सी है? कलसूबाई है। अच्छा, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैम एक्सपोजेज इज सेड टू बी ड्यू टू द यूज ऑफ द राइट ऑफ इंफॉर्मेशन। या देखो, स्कैम की बात आती है तो हमेशा कैग का नाम आता है। कमेंट बॉक्स में जरा छापना कि प्रेजेंट टाइम में कैग कौन है। भाई ध्यान देना, कैग पूछा है। दीपक जी का नाम मत बता दीजिएगा क्योंकि मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है, ठीक है। चलिए, अब ये मत कहना मैम ये क्या है, ये मत पूछना। अगर ये सवाल पूछना है तो क्लास में आना 6:45 पे, तब बात करेंगे। ओके, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा ANC, क्योंकि 4G स्कैम की बात करोगे तो वहाँ पे RTI का यूज़ नहीं हुआ। अच्छा, RTI से आपसे क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है ये कब आया था? तो 2005 में आया था। कई बार पूछा जाता है RTE, राइट टू एजुकेशन, कब आया था? तो ये 2009 में आया था। दोनों में डिफरेंस है। सेकेंडली, अगर आपसे कहा जाता है फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल नंबर 21A के लिए अगर पूछा जाए जो आपको राइट टू एजुकेशन देता है, तो यहाँ पे यूजुअली आपसे पूछा जाता है अमेंडमेंट नंबर बताओ। तो अमेंडमेंट नंबर कौन सा हो जाएगा? 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, स्पैम टैक्स किस टाइप का टैक्स होता है? देखो, ये टैक्स हमें पता तो तब चलेगा जब हमको पता हो कि टैक्स होते कितने टाइप के हैं। 2 टाइप के होते हैं। जब हम जीएसटी की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना, जीएसटी जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है, और टैक्सेस जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो डायरेक्टली जाके आप गवर्नमेंट को देते हो, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो आप किसी सामान के ऊपर पैसा दे रहे हो, उसके ऊपर जो आपने एक्स्ट्रा पैसा दिया है उसी सामान के साथ में लिखा होता है ना बिल पे नीचे, इंक्लूडिंग ऑल द टैक्सेस। तो ये क्या है? दिस इज द टैक्स जो आप किसी प्रोडक्ट के ऊपर दे रहे हो बट वो इनडायरेक्टली जा रहा है। तो ये जो टैक्स होता है, ये टैक्स कौन सा है? करेंसी ट्रांजैक्शन टैक्स। ट्रांजैक्शन किया है? ऑब्वियस सी बात है किया होगा। कभी किसी को फंड ट्रांसफर किया है?
तो वहाँ पे एक जब आप फंड ट्रांसफर करते हो एक पॉपअप आता है, लिख के आता है 5 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड, ऐसा लिख के आता है ना। या कई बार आपने देखा होगा कि 1 लाख के ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो लिख के आता है 15 रुपीज़ विल बी डिडक्टेड। ये वही है, ठीक है, गौर से देखो, ये वही है। अगले सवाल पे आओ, बताओ महात्मा गांधी जी, अच्छा आईएनसी की बात हो रही है, 1939 की बात हो रही है यहाँ पर, त्रिपुरी सेशन, अरे यार मतलब समझ गए, समझाना पड़ेगा। महात्मा गांधी जी की बात यहाँ पे करी जा रही है, आपको ध्यान होगा 1938 एंड 1939 में आईएनसी की जो अध्यक्षता करी गई थी वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा करी गई थी, और महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में बन नहीं रही थी, ठीक। तो 1939 के टाइम पे सुभाष चंद्र बोस जी ने अपनी कुर्सी को छोड़ दिया, और उस टाइम पर उनकी कुर्सी को किसने संभाला था? कमेंट बॉक्स में आंसर करना। अभी एसएससी का पूछा गया सवाल है और मैंने आपको ये पढ़ाया भी है, तो अब आपकी बारी है, आप मुझे आंसर करके बताएंगे। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसको यहाँ पे महात्मा गांधी जी के द्वारा एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट खड़ा किया गया था जब सुभाष चंद्र बोस जी वहां पर दूसरे साइड पे खड़े हुए थे। तो देखो यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट सा नाम है, क्योंकि आगे चल के आपको ये नाम देखने को मिलेगा जब आईएनसी आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो वहां पे यही सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं, ठीक है। मुझे नाम जरूर बताना। सुभाष चंद्र बोस जी ने जब 1939 में आईएनसी की कुर्सी छोड़ी थी और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था, ठीक है, क्या बनाया था? फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। तो उस टाइम पे किसको एज अ प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, Who is responsible for the administration of the union territories which do not have their own legislative assembly? यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी खुद की विधानसभा नहीं है, नॉट लिखा है ना, अगेन नॉट नहीं है, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? एलजी, गवर्नर, या देखो यूटीए तो ऑब्वियसली बात है गवर्नर तो होगा नहीं, है ना, प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफ द नियरेस्ट स्टेट, ये भी नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन 1 and 4, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 विल बी द राइट आंसर। देखो ये भी तो तब होगा ना जब वहाँ पे सीएम होगा। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली ले लो, पुडुचेरी ले लो, या जम्मू एंड कश्मीर ले लो। जम्मू एंड कश्मीर में भी इलेक्शंस नहीं हुए, इसलिए सीएम की पोस्ट अभी खाली पड़ी हुई है। इलेक्शंस हो जाएंगे तो वहाँ पे भी सीएम आ जाएंगे। ओके, अगला द स्मॉलेस्ट, वहाँ पे टी लगा लीजिएगा। द स्मॉलेस्ट विधानसभा इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इज, यानी कि विधानसभा के अंदर सबसे कम सदस्य जो आपको देखने को मिलते हैं, उसमें अगर पूछा जाए कौन सी, क्या स्टेट का नाम या फिर यूनियन टेरिटरी का नाम, तो वो कौन सी वाली होगी? तो इसका करेक्ट आंसर है पुडुचेरी। मालूम है ना, अभी रिसेंट की बात है, पुडुचेरी के अंदर अभी आपको मालूम होगा कि यहाँ पे इलेक्शंस भी हुए थे, और इलेक्शंस होने के टाइम पे उससे पहले किरण बेदी जी ने अपना इस्तीफा भी दिया था। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे एलजी के रूप में जो काम कर रही हैं वो हैं तमिलिसाई जी। सवाल, प्रेजेंट टाइम में यहाँ के सीएम का नाम क्या है? आप सोच रहे होंगे मैम इतना फोकस क्यों कर रही हैं इस सवाल के ऊपर? रीज़न है, इसका रीज़न ये है कि पुडुचेरी वो यूनियन टेरिटरी है जो अपने आप को स्टेट का दर्जा देना चाहती है, और इसके लिए ऑलरेडी यहाँ पर एक बिल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पहुँच चुका है। तो हो सकता है आने वाले टाइम में इंडिया की जो स्टेट हो जाएंगी वो इतनी है, और इंडिया की जो यूनियन टेरिटरी हैं वो इतनी हो जाएंगी। प्रेजेंट टाइम में कितने स्टेट हैं और प्रेजेंट टाइम में कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, डैश इज एन एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। ओके, राज्यसभा सबसे पहला पॉइंट, आर्टिकल। दूसरा पॉइंट, इट्स अ परमानेंट हाउस, ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अच्छा मैम, डिसॉल्व नहीं होता तो इसके जो मेंबर्स होते हैं ये सारे के सारे कहाँ से चुन के आते हैं? तो जब हम यहाँ पे मेंबर्स की बात करते हैं राज्यसभा के, तो स्टेट के अंदर जो एमएलए होते हैं, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग इनको चुन के यहाँ पर भेजते हैं। इनके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, डायरेक्टली देश की जो जनता है या राज्य की जो जनता है वो जाके यहाँ पे वोटिंग नहीं करती। ओके, अगला पॉइंट, जब भी यहाँ पे मेंबर्स की बात होगी तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1/3 मेंबर्स जो हैं वो हर 2 साल पे यहाँ से रिटायर होते हैं, और राज्यसभा के जो चेयरपर्सन है या फिर एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। एक चीज़ और, राज्यसभा के अंदर अभी मैंने आपको बताया था कि हेड के रूप में किसका अपॉइंटमेंट किया गया था? पीयूष गोयल जी का। बट सेक्रेटरी जनरल के रूप में किसका अपॉइंटमेंट हुआ है? कमेंट सेक्शन में छापो, और कतई ये मत बोलना कि मैम पता नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्लास में पढ़ाई हुई चीज़ है, कुछ नया नहीं तुमसे पूछ लिया। वेंकैया नायडू जी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंजेस इन नेचर मेड बाय द पीपल इज नोन एज,
नेचुरल चीज़ों में जब यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं ह्यूमंस की वजह से, तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज एंथ्रोपोजेनिक। ठीक है, चलो अगला, नेम द वैक्सीन यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मीजल्स। अच्छा, मीजल से याद आया, इंडिया मीजल से अभी तक फ्री नहीं हुआ है, बट श्रीलंका जो है वो मीजल फ्री हो चुका है एंड इसके ऊपर सवाल ऑलरेडी एसएससी अभी पूछ चुका है। ठीक है, ओके, एक पॉइंट और, अगर आपसे कहा जाए इंडिया के अंदर अभी रिसेंटली कौन सा ऐसा स्टेट है जो रेबीज फ्री हो चुका है, तो वो स्टेट बनेगा गोवा। गोवा, ठीक है, कह रहा है यार, बुला रहा है, मतलब आफ्टर सिलेक्शन जा सकते हैं आप गोवा भी, ऐसी छोटी मोटी बात थोड़ी ना। वेल, इसका आंसर क्या होगा, MMR इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट पे आओ। हाँ, सवाल अच्छा लग रहा है। सवाल में पूछा जा रहा है आपसे, इनमें से कौन सी ऐसी कमेटी है जिसने यहाँ पे तेलंगाना को एक अलग स्टेट बनाने के लिए कहा था, यानी कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को फॉर्म करने की बात कही गई थी, उस कमेटी का आपको नाम बताना है। तो इसका नाम यहाँ पे हो जाएगा श्री कृष्णा कमेटी। इंपॉर्टेंट है, ये सवाल रिपीट हो सकता है। अच्छा, इसी तरीके से सरकारिया कमीशन, वेरी इंपॉर्टेंट। सरकारिया कमीशन आपसे पूछा जाएगा। अभी जब हम लोग परसों से चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वहां से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सरकारिया कमीशन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बट इसके साथ में एक और याद रखना, बलवंत राय मेहता कमेटी, वो पंचायत के लिए है। सरकारिया कमीशन जो है ये सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के लिए है। एंड वो क्या नाम है, फंडामेंटल ड्यूटी वाली भी याद रखना, स्वर्ण सिंह कमेटी। ये कुछ पर्टिकुलर कमिटीज हैं जिनके ऊपर सवाल बनता रहता है। अगला, डिडक्शन फ्रॉम द इनकम आर अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स। आ गया इनकम टैक्स। हाँ जी, बताओ, सेक्शन नंबर 80 के अंदर डिडक्शन जो होता है वो अलाउड होता है। और अच्छा, आप क्या मुझे बताओगे, इनकम टैक्स फाइल करने के लिए एक फॉर्म आता है। अच्छा, हमें बता देते हैं, फॉर्म 16 होता है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं पेपर में और आप कहते हैं अरे मैम ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो पहली बार है ना, जैसे बचपन का प्यार, है ना। ऑल राइट, हेयर कम्स दी वर्ल्ड ज्योग्राफी। रो लो, जो नहीं पढ़ता है शाम को 4:30 बजे मैपिंग, वो रोएगा ही बैठ के, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। हाँ भाई, पैनामा कैनाल, मैम सुना तो था, शायद ये वही वाला है जिसको बनाया गया था 1914 में। हाँ, वही वाला है। कहाँ मिलेगा ये आपको, सेंट्रल अमेरिका में मिलेगा या फिर लैटिन अमेरिका वाली जो लोकेशन है वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलती है। सवाल में पूछा जा रहा है किसको किसको जोड़ता है। यार ये तो हो नहीं सकता, ऑब्वियस ही बात है, ये अफ्रीका जाना पड़ेगा। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसके लिए हमें साउथ अमेरिका जाना पड़ेगा, और मैंने बोल दिया लैटिन अमेरिका। बाल्टिक हो नहीं सकता क्योंकि ये तो यूरोप के अंदर है। बचा क्या, सिंपल। आंसर नहीं आता है तो आंसर निकालने की कोशिश करो उसमें से, ठीक है। तो ज़रा यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा यार, ज़रा यहाँ पे इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे देखो ज़रा, जो आंसर है वो करेक्टली मार्क कर लेना। समझ गया होगा हमारी टीम, है ना, वो वही वाली बात है। तो ज़रा इसका जो आंसर है वो मार्क करिएगा, कैरेबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। ये नहीं हो सकता, ये इसलिए नहीं हो, देखो अगर ब्रॉडर वे में आप सोचो तो ब्रॉडर वे में तो आप कह दोगे कि मैम ये हो जाएगा। कैसे, देखो अब मैप पे ही नहीं पढ़े हो तुम लोग तो कैसे, तो हम ही से पूछोगे। देखो भैया, नॉर्थ अमेरिका और बीच में यहाँ पे साउथ अमेरिका और बीच में यहाँ पे क्या है, लैटिन अमेरिका है, ठीक है, जिसे हम सेंट्रल अमेरिका भी कहते हैं। तो इस जगह पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पैसिफिक मिलेगा, यहाँ पे आपको पैनामा कैनाल मिलेगी और इधर की तरफ पे अटलांटिक मिलेगा। तो अगर ब्रॉडर वे में आप सोचो, क्योंकि ये यूपीएसआई है एंड आप जानते हैं कि यूपी के अंदर आंसर की जो है वो अपने हिसाब से आती है, ठीक है। तो ब्रॉडर वे में आप देखें तब तो ये ठीक है, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे कैरिबियन सी भी आता है, ठीक है। कैरिबियन सी की भी लोकेशन यहाँ पर आती है। और दूसरे पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सरगासो सी की लोकेशन भी आपको देखने को मिलेगी। तो ब्रॉडर वे के साथ में जाओगे तब तो आप ये आंसर मार्क कर दोगे, लेकिन अगर हम ब्रॉडर वे में ना जाते हुए, अगर सपोज करो अगर आपको ऑप्शन में ये नहीं दिया है, तब आपको इसी के साथ में जाना पड़ेगा, आपके पास में कोई चारा नहीं बचेगा। आई डोंट नो कि उन्होंने इसको आंसर क्यों कंसिडर किया, क्योंकि ये तो बहुत ब्रॉडर वे में चला जाएगा। कहानी में तो यहाँ पे लोकेशंस और भी बहुत सारी हैं। खैर कोई बात नहीं, यूपी के आंसर है, मानने पड़ेंगे। वेल, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी की बात कर लो तो अफ्रीका के जस्ट ऊपर आपको मेडिटेरेनियन सी मिलता है और यूरोप के जस्ट नीचे मेडिटेरेनियन सी है। दैट मीन्स मेडिटेरेनियन सी की जो लोकेशन है वो आपको यूरोप और अफ्रीका के बीच में मिलेगी। रेड सी की बात करोगे तो इजिप्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे आपको मिलेगा रेड सी। सुएज कैनाल के जस्ट नीचे रेड सी की लोकेशन आती है। बाल्टिक सी और नॉर्थ सी ये आपको मिलेगा जिस जगह पे
आर्कटिक है, आर्कटिक के जस्ट नीचे जहाँ कैनरी करंट फ्लो करती है वहाँ पे आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। ठीक है, ध्यान रखना मैंने दोनों के हिसाब से बता दिया है, अब आपको ऑप्शन क्या दिया होगा आपको उसके साथ में जाना है। ठीक है, चलिए अच्छा आगे चलते हैं। बताओ, अरे वाह, लोकपाल बिल इंपॉर्टेंट। पहले तो देखो आप मुझे ये बताओ कि जब हम ऑप्समैन शब्द का इस्तेमाल करते हैं यानी कि उसका मतलब हो गया एक मॉनिटर, है ना। ये कॉन्सेप्ट जो है, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है? कहाँ से का मतलब है कौन सी कंट्री का है? स्वीडन का है, डेनमार्क का है, नॉर्वे का है, कौन सी कंट्री का है? आंसर करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा, लोकपाल बिल जो है वो इंडिया के अंदर टोटल कितनी बार इंट्रोड्यूस किया गया है अब तक? शुरुआत इसकी हुई थी 1968 से, और आपको ध्यान होगा 2012, देन 2014, देन 2015, ये कुछ ऐसे ईयर्स हैं जहाँ पे लोकपाल बिल को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई। और इसके अंदर एक बहुत ही फेमस नाम आपने देखा होगा, अन्ना हजारे जी का, वेरी 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 फेमस नेम। जंतर मंतर का नाम आपने सुना होगा, राजस्थान वाला नहीं, दिल्ली वाले की बात कर रहे हैं। तो टोटल 11 टाइम्स इसको प्रेजेंट किया गया है। प्रेजेंट टाइम में जो लोकपाल हैं वो कौन है? मेरे को बताना पड़ेगा या तुम लोग बताओगे? बता दें। अच्छा, फर्स्ट शब्द लिख दिया है, आगे का बताना। कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर करना, हु इज द लोकपाल ऑफ इंडिया। अच्छा, लोकपाल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में काम करता है और जो लोकायुक्त है वो स्टेट के अंदर काम करता है। और ऑप्समैन का जो कॉन्सेप्ट है वो स्वीडन से आया है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है मॉनिटर। अगला, एवरी वर्क प्लेस इन इंडिया हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड द गाइडलाइंस। कौन से गाइडलाइंस की बात हो रही है? विमेंस के प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड द रिड्रेसल। रिड्रेसल का मतलब है उनकी समस्याओं का समाधान करना। इफ द वर्क प्लेस हैज मोर देन, कितने एम्प्लॉयज हैं किसी भी जगह पर, जिस जगह पर आपको इसको इम्प्लीमेंट करना मैंडेटरी हो जाता है, तो इसका आंसर बनेगा टोटल 10। ठीक है, ये बहुत ही लाइक रेयर टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट इन्होंने पेपर में पूछा हुआ है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस भी मिलेंगे जब हम लोग यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट सेंटेंस द 2 ब्रिटिश nations to 6 year imprisonment after they were acquitted by the Bombay High Court। अच्छा, आपने इस केस के बारे में सुना होगा आई थिंक, अगर नहीं सुना है तो भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए केसेस के बारे में, क्योंकि कई बार आपसे केसेस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो केस हुआ था इसकी बात करोगे तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। एंकोरेज केस वाज द आंसर। ठीक है, अगला सवाल Who was the de facto ruler after जहांगीर before शाहजहां? de facto ruler समझ रहे हो, मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी को रूलर की पोस्ट पे बैठाया गया हो। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रिंस। देखो, जहांगीर का जब भी नाम आएगा तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो है पेंटिंग। पेंटिंग से मेरा मतलब है गोल्डन एरा था, बट पेंटिंग को इंट्रोड्यूस यहाँ पे जहांगीर ने नहीं बल्कि किसने किया था? हुमायूं ने किया था। बाबर को तो इन सब चीज़ों से मतलब नहीं था, हुमायूं ने इसको इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। बट जहांगीर के टाइम पे गोल्डन एरा माना जाता है पेंटिंग्स को। तो ये क्वेश्चन भी आपसे बनेगा। ऑन विच डे वॉज द हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन साइंड बाय 284 मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? सवाल में कहा जा रहा है संविधान हमारे देश का जो है जो लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। हाँ या ना बताना, आधे तो इसी पे कंफ्यूज हो जाते हैं मैम। 26 नवंबर 1949 या फिर ये भैया नवंबर वाला जो है वो इनैक्टमेंट है, यानी कि बन के तैयार हुआ, ये वाला जो है ये लागू होना है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 जनवरी 1950 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, द स्टडी ऑफ फ्रूट कल्चर, यानी कि फ्रूट्स की जो स्टडी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है? तो पोमोलॉजी इज द वर्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला, विच टाइप ऑफ द मिरर, कौन से टाइप के मिरर्स जो हैं जिसका इस्तेमाल होता है सोलर कुकर के अंदर? आपने देखा होगा सोलर कुकर्स यानी कि जो कि सनलाइट के ऊपर काम करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे कुछ समझाने वाला नहीं है, तो नॉर्मली हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए साइंस के रिस्पेक्ट में जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं। इन केस ऑफ एन एपिडेमिक द गवर्नमेंट में रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल एंड कैन इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस इन द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। यानी कि मान लो कि कोई एपिडेमिक हो गया, फॉर एग्जाम्पल अभी कोविड आपने देखा होगा, तो सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि जो फंडामेंटल राइट्स वगैरह होते हैं वो यहाँ पे लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाते हैं, तो वहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस जो है वो इम्पोज करी जा सकती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करती हैं? तो राइट टू फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करती हैं, यानी कि आर्टिकल नंबर 19, 20,
21 एंड 22, ये 4 आर्टिकल आपके राइट टू फ्रीडम के अंदर आते हैं, समझ गए। तो ये यहाँ पे आपका सबसे पहला प्रीवियस ईयर पेपर था। जितने क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं सबके आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना। अब आपसे मुलाकात करते हैं 6:45 AM पे, जो आपका करंट अफेयर्स का मेन क्लास है। गाइज अगेन आई से मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मालूम है, अभी जैसे कि पेपर में आपने देखा है कि एज इट इज़ क्वेश्चंस आते जा रहे हैं और आप इजीली उनको सॉल्व कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप उसके साथ में प्रॉपरली टच में रहोगे। इसके साथ में अगर आपके पेड बैचेस की बात करें तो आपका नया जो पेड बैच है वो 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर सकते हो। SSC हो गया, लाइक ASI हो गया, RO है, ARO है, कोई भी एग्जाम, NDA है, CDS है, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। साइंस स्टार्ट होने जा रहा है, बाकी रीजनिंग है, मैथ्स एंड इंग्लिश, आपको ये सारे क्लासेस भी एक साथ मिल जाएंगे। कोड क्या रहेगा अभी आपको बताते हैं, और जो पता है रेज योर हैंड वाला भी है, मतलब एजुकेटर जो है वो आपको कॉल कर सकता है, आपका अगर कोई डाउट है उस कंडीशन पे, कंडीशन अप्लाइड है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे 2 सालों के लिए बैच को ज्वाइन करते हो, 8 मंथ का एक्सटेंशन है। अगर आप 6 मंथ के लिए ज्वाइन करते हो 2 मंथ का, ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा आपको कैसे ज्वाइन करना है। इसके अलावा आपका SSC का कॉम्बैट हर संडे को होता है दोपहर में 12 बजे। और हाँ, अगर आप बैचेस ज्वाइन करते हो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कोड भी लगाना होता है, तभी आपको 10% ऑफ मिलता है, दैट इज Krati10। ये कोड आपको यूज़ करना होगा और EMI के थ्रू भी आप जा सकते हैं। दिस इज अप टू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे यहाँ पे ज्वाइन कर दो। चलो अच्छा, मिलते हैं आपसे 6:45 AM पे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मारना एंड क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते जाओ, चाहे आप किसी भी स्टेट के SI की तैयारी कर रहे हो। दिस सेशन विल बी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। चलो मिलते हैं, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।